गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम सारे लोग एनर्जी पार्ट 2 के लिए। मेरी ऑडियो क्लियर है आप लोगों को और वीडियो की क्वालिटी तो मैं देख पा रहा हूं। ऑडियो की फीडबैक मुझे नहीं मिल रही है, एक बार मुझे खुद से देख लेंगी। हाँ, ऑडियो भी ठीक है, ऑडियो भी मैंने सुन लिया। एंड एज ऑलवेज मेरा सजेशन हमेशा ये होगा कि जब आप क्लास करें तो एक ईयरबड या आइडियल होगा कि हेडफोन लगा करके क्लास करें, सो दैट कि कहीं भी बाहर के इंटरप्शन से आप अफेक्टेड ना हो एंड एट द सेम टाइम मेरी भी आवाज आपको काफी क्लियरली पहुंचे। मैं अपनी आवाज को और लाउड कर सकता हूं, मतलब माइक्रोफोन का गेन बढ़ा करके, लेकिन उससे वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाएगी और फिर वो आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। और जब 1.5-2 घंटे की क्लास होती है और सुनने में अगर कोई वॉइस बहुत अजीब लगता है तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो मैं चाहता नहीं हूं कि वो डिस्ट्रैक्शन हो। इसलिए ये ऑप्टिमल लेवल है। अगर आपको लगता है कि वो लो है तो मोबाइल फोन के स्पीकर से हटके आप हेडफोन या ईयरबड का इस्तेमाल करें। हेडफोन हमेशा ही इजी होता है कान के ऊपर पहनने वाला, ईयरबड पहनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो बाकी आपके लिए जो भी सूटेबल हो। तो इन द मीन टाइम क्लास को शुरू करते हैं। चैट बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद चैट्स को देखेंगे। आज का जो सेशन है वो है एनर्जी पार्ट 2। और एनर्जी पार्ट 2 में हम लोग जो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सर्टेन रीन्यूएबल सोर्सेज देखेंगे और दूसरा जो है रीन्यूएबल सोर्सेज के बाद हम न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड को देखेंगे। तो रीन्यूएबल का मतलब है अक्षय ऊर्जा के कुछ स्रोत और न्यूक्लियर एनर्जी इज नाभिकीय ऊर्जा। तो सबसे पहले कल की डिस्कशन जहां पे हमने छोड़ी थी, तो वहीं से हम लोग डिस्कशन को थोड़ा सा आगे करते हैं। और हमने कल ये देखा था कि अगर हम नॉन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर आ जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आ जाएगा, सोलर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, बायोमास टू एनर्जी आ जाएगा। और जिन भी कंट्रीज में टाइडल एनर्जी की गुंजाइश है, जहां भी टाइडल एनर्जी की संभावनाएं हैं, तो टाइडल एनर्जी भी उसी में कवर होगा। लेकिन जब हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो हम ऊर्जा के उन स्रोतों की बात करते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले, कम से कम इस पृथ्वी के लाइफ टाइम में वो खत्म नहीं होने वाले। और वो हैं सोलर, विंड, बायोमास। क्योंकि पृथ्वी पे जब तक लाइफ है तो बायोमास भी रहेगा, और टाइडल। ये 4 सोर्सेज ऐसे हैं जहां पे आप ये आश्वस्त हो सकते हैं, ये गारंटीड है कि एज लॉन्ग एज अर्थ इज देयर, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो देयर। और ये जो सोर्सेज हैं इनको हम अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से हमारा मेन मतलब यह है कि ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिस क्षेत्र का विकास विशेषकर 1980 के दशक के बाद हुआ है। 1980 के दशक के पहले अगर हम ऊर्जा के स्रोतों पर विचार करें तो 3 मेजर सोर्सेज होते थे। सबसे पहला जो सोर्स होता था वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड होता था। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड होता था, पन विद्युत परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं। और तीसरा 1980 के दशक के पहले परमाणु ऊर्जा का भी क्षेत्र विकसित हो गया था। इसके बाद जो ऊर्जा के क्षेत्र विकसित हुए हैं तो उनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम रिन्यूएबल भी कहते हैं, क्योंकि उन सब का जो स्वरूप है वो रिन्यूएबल है। तो कनेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम यस्टरडे, सबसे पहले, और मेरे साथ लिखना तो है ही, गैर हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, जल विद्युत
जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और शॉर्ट में क्या कहते हैं, हाइडल कहते हैं। और उसके बाद आ गए हम नॉन कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल पर। गैर परंपरागत और नवीकरणीय, और इसमें सोलर, विंड, टाइडल और बायोमास। हिंदी में अगर आप चाहें तो खुद से ट्रांसलेट कर लें। सौर, पवन, ज्वारीय और बायोमास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आजकल हिंदी में बायोमास लिख रही है। अदरवाइज जैव चार भी लिख सकते हैं या बायोचार भी लिख सकते हैं। तो परंपरागत लेकिन गैर हाइड्रोकार्बन में ये आ गए, और बाकी के बाकी गैर परंपरागत हैं। इसका मतलब है कि ये नए एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, और ये अपने नेचर में भी ऐसे हैं जो कि रीन्यू अपने आप को करते रहते हैं। ये सोर्सेज डिमिनिश, इन सोर्सेज का क्षय नहीं होता, इसलिए इसको हम अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। इतना आपने लिख लिया। बायोमास और फॉसिल एक होते हैं, बायोमास और फॉसिल एक नहीं होते। बायोमास जो कि फॉसिलाइज्ड हो चुका है और उसके बाद उसका पेट्रिफिकेशन हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। लेकिन अगर ये फ्रेश बायोमास है, जैसे पेड़ों की पत्तियां या कृषि क्षेत्र के जो अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड होता है, उन सबको आप जब बायो मास के तौर पे ट्रीट करते हैं और उससे आप मीथेन का उत्पादन करते हैं और उस मीथेन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो दैट इज बायोमास टू फ्यूल। करेक्ट। इमरान कह रहे हैं टाइडल क्या है। इमरान, टाइडल का मतलब होता है ज्वारीय, ज्वारीय का मतलब होता है जो टाइड्स होते हैं उनकी एनर्जी से, टाइड्स जो होते हैं उनकी एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब हमारे कंट्री में इस क्षेत्र का जो शीर्ष मंत्रालय है, जिसको हम कहते हैं एपेक्स मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? उस मिनिस्ट्री का नाम है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। हिंदी में क्या कहते हैं? नूतन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नाम है। और इस मंत्रालय के तहत आज की डेट में सौर, सोलर, विंड, पवन, बायोमास और हाइडल पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हाइडल का एक जो एपेक्स मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है,
लेकिन हाइडल का एक छोटा सा पार्ट जो है स्मॉल हाइडल, लघु जल विद्युत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र MNRA के तहत आता है। लघु विद्युत और बड़े हाइडल का फर्क क्या होता है? तो लघु विद्युत का जो कट ऑफ है वो 25 मेगावाट है। अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25 मेगावाट या उससे कम है, उसको हम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करने में, इसको ऑपरेट करने में जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है वो ऐसा होता है जिसको कि आप कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, जिसकी भरपाई कहीं आप कर सकते हैं। इसलिए इसको हम सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में गिन सकते हैं। लेकिन जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए जिस बड़े लेवल पर पेड़ों की कटाई होगी, जिस बड़े लेवल पे गांवों को खाली करा करके लोग विस्थापित होते हैं, और जिस बड़े लेवल पर रिजर्वायर बनता है जिससे कि सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, कम से कम एनवायरमेंटलिस्ट का ऐसा मानना है कि ये ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में नहीं आएगा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय सोर्सेज में नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है, दूसरे पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन कम होता है, लेकिन इसका जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। और इस एनवायरमेंटल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको रिन्यूएबल में नहीं माना जाना चाहिए। इंडिया की पूरी पावर के जर्नी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है, और उसमें जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं उनका कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा रहा है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासतौर पे प्लानिंग कमीशन, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक और लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बीच में फर्क करती थी कि लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हम रिन्यूएबल में नहीं गिनेंगे और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हम रिन्यूएबल में गिनते हैं। लेकिन आफ्टर द ईयर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि अब स्मॉल हो या लार्ज हो, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज में गिनेंगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसके साइंटिफिक और एनवायरमेंटल बेसिस को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी डिसीजन यही है। अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी डिसीजन यही है, तो इसलिए हमें एग्जाम के पर्पस को लेकर के अब क्लियर होना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है लेकिन ये तो गलत है। अब जो है वो है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम अगर हम जाएं तो अब ये पार्ट आप लिख लीजिए। हाइडल प्रोजेक्ट्स दो तरह के होते हैं, स्मॉल जिसका मतलब है लघु, लार्ज जिसका मतलब है बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका क्या है, यह है अप टू 25 मेगावाट लागत क्षमता। जितनी क्षमता लगी हुई है वो है कितनी, 25 मेगावाट की, और ये हो गई 25 मेगावाट से अधिक की क्षमता। इसके बारे में कुछ कमेंट भी अब आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैं डिक्टेट कर देता हूं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, और आप लिख लेंगे। तो पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये डन हो गया, वेरी नाइस। अब इसके नीचे लिखिए, पहले हिंदी में बोल रहा हूं, जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत सरकार का दृष्टिकोण।
जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत सरकार का दृष्टिकोण। पहला पॉइंट लिखिएगा, जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं में, जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पर्यावरण की क्षति होती है। जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पर्यावरण की क्षति होती है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हो सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हो सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जलाशयों के निर्माण की वजह के कारण, बहुत बड़े पैमाने पर जलाशयों के निर्माण के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर जलाशयों के निर्माण के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंपों की संभावना भी बढ़ जाती है। भूकंपों की संभावना भी बढ़ जाती है। इन कारणों से वर्ष 2016 तक, इन कारणों से वर्ष 2016 तक जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं रखा गया था। जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के श्रेणी में नहीं रखा गया था। अगला पैराग्राफ लिखिएगा, लेकिन एक नीतिगत फैसले के अंतर्गत वर्ष 2017 से जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं को भी नवीकरणीय योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। ओके, एक बार कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूं। हूबहू लाइन को रिपीट करना हो नहीं पाएगा क्योंकि कहीं से हम रीड आउट नहीं कर रहे थे। इंग्लिश में ट्रांसलेट 1 मिनट में कर दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं के 3 मेन एनवायरमेंटल इंपैक्ट हैं। बड़े पैमाने पर पर्यावरण की क्षति, बड़े पैमाने पर ट्रीज की कटाई जिससे कि इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा, जलाशयों के निर्माण के लिए, जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं, उनको बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गांवों को खाली कराया जाता है, लोगों का विस्थापन होता है, उनके रोजगार की हानि होती है वगैरह। और तीसरा, इन बड़े जलाशयों की वजह से पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पे जो ऑलरेडी हाई सिस्मिक एरियाज हैं, जहां पे ऑलरेडी भूकंपों की संभावना ज्यादा है, वहां पे भूकंपों की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से बड़ी परियोजनाओं को 2016 तक भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं रखा था, लेकिन एक नीतिगत फैसला लिया गया 2017 में, और इस चीज पर जोर दिया गया कि जल विद्युत की कैसी भी परियोजना हो, बड़ी या छोटी, उससे किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। और चूंकि किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा, जल के ये स्रोत ऑलमोस्ट अक्षुण्ण हैं। जब तक हमारे पहाड़ हैं, पहाड़ों पर ग्लेशियर होंगे, और जब तक ग्लेशियर होंगे तब तक ये ग्लेशियल नदियां होंगी, और अगर पहाड़ों की ऊंचाई से ये नदियां आ रही हैं
तो पानी का अपना एक वेग होगा। इस पानी को रोक करके आप बड़े रिजर्वायर बना सकते हैं, और रिजर्वायर से जब आप पानी को कंट्रोल तरीके से रिलीज करिएगा तो टरबाइन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और चूंकि पहाड़ हमेशा रहने वाले हैं, पहाड़ों पर ग्लेशियर हमेशा रहने वाले हैं, ये नदियां हमेशा रहने वाली हैं, और अंततः जो ऊर्जा उत्पादित होती है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है, वो विद्युत ऊर्जा भी कहीं ना कहीं किसी भी तरह के पॉल्यूशन से फ्री है। इसलिए इसको नवीकरणीय के क्षेत्र में रख दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक नीतिगत फैसला लिया। अंदर की कहानी भी बता देता हूं, जो आप कभी भी एग्जाम में नहीं लिखेंगे, और इंटरव्यू के दौरान भी इस बात को आपकी जुबान पर नहीं लाना है। और वो बात यह है कि इंडिया ने जो टारगेट सेट किए थे 2022 के लिए 175 गीगावाट रिन्यूएबल का जो टारगेट सेट किया था, वो टारगेट बगैर बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंट्रीब्यूशन को शामिल किए कभी भी पूरा नहीं होने वाला था। सोलर के फील्ड में हमने बहुत मेजर टारगेट सेट किए थे, लेकिन उस मेजर टारगेट के लिए प्राइवेट सेक्टर से उतना निवेश आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। इसी तरह से गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट कर सकती थी, जितनी टेक्नोलॉजी आ सकती थी, नहीं आया। तो सोलर में हम अपने टारगेट से पीछे चले, विंड में भी हम अपने टारगेट से थोड़े पीछे रहे। इन वजहों से अंततः क्या होता है कि हमें अपने 2022 के 175 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट को हमें साफ दिख रहा था कि वो हमसे पूरा नहीं होगा। तो कैसे पूरा करके दिखाएं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, खासतौर पे जो लार्ज हाइडल हैं, उनका तकरीबन 42 से 45 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है। उनको आप शामिल कर लीजिएगा, आप ऑटोमेटिकली उस बैरियर को क्रॉस कर जाइएगा। तो ये अंदर की खबर थी। उस समय न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स लिखे जा रहे थे, उसमें ये बातें साफ साफ आ रही थी। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट की साफ साफ क्रिटिसिज्म हो जाएगी, और जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन से, इनको मेंस के आंसर में लिखने से, इनको इंटरव्यू में बताने से आपको थोड़ा रुकना चाहिए, और इनको कायदे से पैकेज करके देना चाहिए। इसीलिए जो मैंने लिखवाया है वो क्या है, नीतिगत फैसले के तहत। और इसको डिफेंड कैसे करेंगे कि पहाड़ हमेशा होंगे, उन पर ग्लेशियर हमेशा होंगे, ग्लेशियर से आने वाली नदियां हमेशा होंगी, और जब जल का ये स्रोत अक्षुण्ण है तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चाहे बड़े ही सही, वो भी अक्षुण्ण रूप से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ये लॉजिक आप एग्जाम में दे सकते हैं, इंटरव्यू में बोल सकते हैं, इसलिए आपके नोटबुक में गया है। बाकी जो कहानी मैंने आपको बताई सच है, कहानी नहीं है, लेकिन वो आपके एक नॉलेज के लिए होना चाहिए, ना कि एग्जाम में यूज करने के लिए। ठीक है, अब हम इसी चीज को जो हमने अभी लिखवाया है, मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। आप लोग इसको लिख लें। आज की क्लास में बहुत ज्यादा डिक्टेशन नहीं है, लेकिन जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा। प्लीज राइट इट डाउन। Up to 2016, large hydel projects were not considered a part of renewable energy sources. A part of renewable energy sources. This was due to three reasons. One, to establish such plants, there is large scale ecosystem and environmental damage. There is large scale ecosystem and environmental damage. Number two, there is large scale displacement of people. In order to build the reservoir. See, very large reservoirs
in the Himalayan region, very large reservoirs in the Himalayan region will lead to increased seismic activities, will lead to increased seismic activities. पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा. Please continue. However, in 2017, the government of India took a policy decision. The government of India took a policy decision to include large hydel plants also under renewable energy sources. Under renewable energy sources. चलो, दो तीन बातें इतना डिक्टेट करने के बाद. पहली बात ये कि प्लीज डू नॉट डू पर्सनल चैट्स. ओके, डोंट ब्रिंग मी टू अ लेवल जहां पे मुझे चैट को क्लोज कराना पड़े. नंबर टू, क्योंकि उसमें जितने अच्छे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी के लिए काफी सीरियस हैं, उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता. बट प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी एंड डिस्ट्रैक्ट अदर्स बाय डूइंग दिस. नंबर वन. नंबर टू, अगर कोई रेजोल्यूशन आपको चाहिए, जैसे 240 पिक्सल का, 240 हाँ पिक्सल ही तो सही, 240 पिक्सल का अगर आपको रेजोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप सपोर्ट को लिखिए. यहां पर उसको रिपीट करके मुझे दिखा करके उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो ये दूसरी बात है. और तीसरी बात क्या है कि जो टॉपिक रेलेवेंट नहीं है उसको मैंने जानबूझ करके छोड़ा है, और ये आपकी क्यूरियोसिटी को रिजॉल्व करने की क्लास नहीं है. ये यूपीएससी के प्रीलिम और मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है. रिक्वेस्ट आ रहा है कि ब्लैक होल आपने नहीं कराया, ब्लैक होल बता दीजिए. नहीं बताऊंगा, आप जा करके यूट्यूब पर देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए. दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम. सो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने बच्चे एक्चुअली सिविल्स को लेकर के सीरियस हैं, उनके एजेंडे को जितना ज्यादा मैं गाइड और सपोर्ट कर सकूं वो है. तो कुछ और जो सिलेबस और एग्जाम के दायरे के बाहर है वो नहीं होगा. राइट? तो ये एक्सपेक्टेशन मुझसे कभी मत रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है. सो प्लीज फोकस. और आपस का चैट आप बिल्कुल अभी से बंद करिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से ये चैट क्लोज हो जाएगा. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये हाइडल वाली बात हो गई, स्मॉल लार्ज और बाकी सारी चीजें हमें पता चल गई. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमारे कंट्री में नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना है. ठीक है, और योगदान किसमें? पावर जनरेशन में या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में? तो हम बात कर रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, जिसको आप स्थापित क्षमता भी कह सकते हैं. ओके,
ये हमारा है लार्ज हाइडल, और ये कब का डेटा है हमारे पास? मई 2023 का, ठीक है ना। तो ये मई 2023 में ये स्थिति थी। तो ये डेटा एक बार लिखिए, फिर कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताएंगे। तो अगर थोड़ा सा इस डेटा पर नजर डालें, और ये जरूरी है, तो आज की डेट में सोलर एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल में सबसे बड़ा सोर्स बनकर के उभरा है। सोलर एक जमाने में ये जगह किसके पास थी? बड़े जल विद्युत परियोजनाओं के पास थी। आज बड़े जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो नंबर 2 पर आ गई हैं, करेक्ट। इसके बाद नंबर 3 पर विंड, और ये तो बहुत ही छोटा है, काफी ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये जो आपको डेटा मिल रहा है ये तकरीबन है 173 गीगावाट्स की। एक्चुअली ये 173.62 गीगावाट है, लेकिन हम बस इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। नोट कर लिया है? ओके, चलो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, और आपको अब समझ में आ जाएगा कि क्यों हम रिन्यूएबल की बात कर रहे थे। और इन चारों के अलावा हम चूंकि गैर जीवाश्म की बात कर रहे हैं, नॉन फॉसिल की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर को भी जोड़े बगैर तो नहीं रहा जा सकता। और न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन कितना है? तकरीबन 7 है, ठीक है। तो इनके अलावा प्लस में कर दो, इसको थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर रहा हूं। दीज 4 प्लस नाभिकीय, दैट इज न्यूक्लियर, कितना है? तकरीबन 7 गीगावाट है। तो इसका पोजीशन क्या हो गया? इसका पोजीशन हो गया 5th। और ये जो हमारे चार हैं 1, 2, 3 और 4, ये जो हमारे चार हैं इनको हम रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक को भी तो रिन्यूएबल में गिन रही है, तो इसको हम रिन्यूएबल में गिन लेते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया रिन्यूएबल का। कोई डाउट? रिन्यूएबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है कि इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि
2022 तक हम रिन्यूएबल की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 175 गीगावाट कर लेंगे। उसके पीछे का मैथ क्या था? उसके पीछे का मैथ था कि सोलर पावर को 2022 तक हम 100 गीगावाट पे ले जाएंगे, विंड को हम 60 गीगावाट पर ले जाएंगे, उसके बाद बायोमास को हम 10 गीगावाट पर ले जाएंगे और स्मॉल हाइडल को हम 5 गीगावाट तक ले जाएंगे। अब अगर हम देखें तो सोलर में 33 गीगावाट की कमी थी, यहां पर 17 गीगावाट की कमी थी। ये तो चलो ठीक है, 15 का टारगेट था हमारा, 15 पूरा होता है इससे, है ना? तो ये तो ठीक था, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि 33 गीगावाट की कमी सोलर में थी, और ये तो अब जाकर के हुआ है 2022 में, तो और भी कम था। इसके बाद यहां पर आप 17 की कमी देख रहे हो, तो 33 प्लस 17 जोड़ लो, सीधा 50 गीगावाट की कमी थी। 50 गीगावाट मतलब 175 का आप प्रॉमिस कर रहे हैं, और अगर आप इसको हटा करके, प्रॉमिस जब हमने किया था तो हमने कहा था रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल के साथ मेरे पास ये चार्ट भी है, वो चार्ट दिखाता हूं, हालांकि वो क्लियरली आपको दिखेगा नहीं, तो मेरे पास ये चार्ट भी है। तो हम बड़े क्लियर थे कि इनको छोड़ करके, बड़े रिन्यूएबल को, बड़े हाइडल को छोड़ करके भी हम 175 हासिल करेंगे। और अब हम देखते हैं कि 50 पीछे पड़ रहे हैं, 175 चाहिए, 125 मिल रहा है। तो हमने कहा कि भाई बड़े हाइडल में भी तो बड़ी सारी खूबियां हैं, है ना? देखो ये पहाड़ हमेशा रहेंगे, ग्लेशियर हमेशा रहेंगे। सच्चाई है कि हिमालय के ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ऐसा डर है क्लाइमेट साइंटिस्ट्स का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का, कि एक वक्त आ सकता है अगले 25 से 30 साल में, जबकि हिमालय की जो ग्लेशियल रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर बन जाएंगी, क्योंकि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो काफी तेजी से श्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि उस बेल्ट में भी एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा है, और उसकी वजह से ये ग्लेशियर धीरे धीरे अपने टोटल एक्सपांस से, अपने टोटल विस्तार से श्रिंक कर रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ग्लेशियल रिवर आज की हैं वो पूरे साल बहने वाली रिवर हमेशा ही बनी रहें, दैट इज नॉट नेसेसरी। और ये आज से नहीं, बहुत वक्त से आप देखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और आज का नहीं, 2007 का एग्जांपल है, तो आज से 15 साल 16 साल पहले का एग्जांपल है। देहरादून के बाहर एक जगह है जिसको हम कहते हैं सहस्त्रधारा। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और सहस्त्रधारा के बारे में ऐसी बात मानी जाती है कि यहाँ पे छोटी बड़ी मिला करके 1000 स्ट्रीम उन पहाड़ियों से बह करके इस सहस्त्रधारा में गिरती हैं। सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, तो 1000 स्ट्रीम माना जाता है। और चट्टानों पे जब आप मार्किंग देखेंगे पानी की, चट्टानों पे जब आप पानी की मार्किंग देखेंगे तो आप, अब 1000 एग्जैक्टली है या नहीं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे मार्किंग हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे मार्किंग सूखे हुए मार्किंग हैं। उन मार्किंग, किसी जमाने में उन मार्किंग्स की उत्पत्ति हुई होगी, आज उस जगह से पानी नहीं गिर रहा है। तो सहस्त्रधारा आज की डेट में, है ना, घट करके, आज की डेट में घट करके 30-40 स्ट्रीम बची रह गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको दिखती हैं। आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन में आएंगे तो आप देखेंगे, खासतौर पे जून वगैरह के महीने में, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेन एक ब्रिज से गुजर रही है, लोहे के पुल से गुजर रही है, लेकिन उसके नीचे से कोई पानी का स्रोत नहीं बह रहा है। साफ दिख रहा है कि खुली चट्टानें, खुले पत्थर बिखरे पड़े हैं। एक वक्त आता है जब उनसे पानी भी गुजरता है, लेकिन जब गर्मी का महीना आता है या मॉनसून को गए हुए कई महीने का वक्त हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल वो ड्राई एरिया रहता है, उसके ऊपर से ब्रिज है। तो इस तरह से ये जो ग्लेशियल सोर्सेस थे, छोटे बड़े, वो श्रिंक हो रहे हैं, और आज से नहीं हो रहे हैं। ध्यान हमारा आज ज्यादा जा रहा है, लेकिन वो हो तो बहुत पहले से रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नदियां हमेशा ऐसे ही अक्षय बनी रहेंगी। हमारी इच्छा होगी, हमारी प्रार्थना होगी कि ये नदियां ऐसे ही बनी रहें, लेकिन बनी रहेंगी कि नहीं, ये आज की डेट में ये बड़ा डाउटफुल सा मामला हो गया है। और डाउटफुल भी है और डरावना भी है। डरावना इसलिए कि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नदियों के साथ
सभ्यताओं का उदय हुआ है और नदियों के जाने के साथ सभ्यताओं का पतन भी हुआ है। Civilizations have emerged and civilizations have perished with the emergence and perishing of the rivers. देखिए, सोचिएगा इस पर, है ना? इतना हो गया। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि जो टारगेट था ना, ये तो शामिल ही नहीं था। इसका जो टारगेट था, ये टारगेट था 60, ये टारगेट था 100, ये कम पड़ रहा था। तो अचानक से हमें याद आया कि भाई इसके भी तो बड़े फायदे हैं, तो इनको भी क्यों ना इंक्लूड कर लिया जाए। कम से कम हम टारगेट के करीब तो दिखेंगे कि 175 की बात हुई थी, 173 तो हमने कर दिखाया, लेकिन वो 173 में थोड़ी कलाकारी थी। 2022 के लिए भारत के क्या लक्ष्य थे? टोटल नवीकरणीय रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, स्थापित क्षमता कितनी होनी थी? 175 गीगावाट। और इस 175 गीगावाट का हिसाब ऐसे लिया था, $100 गीगावाट। एक्चुअली हम कहां पहुंच पाए? तो एक्चुअली हम पहुंच पाए तकरीबन 67 गीगावाट पे। फिर था पवन, विंड, यहां पे टारगेट क्या था? 60 गीगावाट था। यहां पे हम कहां तक पहुंच पाए? 43 गीगावाट तक पहुंच पाए, है ना? हाँ, 43 गीगावाट तक पहुंच पाए। और उसके बाद बायोमास 10 गीगावाट तक और स्मॉल हाइडल 5 गीगावाट तक। और देखो, जब अनाउंस किया था तो हमने बड़े साफ तरीके से कहा था स्मॉल हाइडल, लेकिन जब रिजल्ट पब्लिश करने का वक्त आया तब थोड़ी कलाकारी हुई थी। ठीक है, अब छोड़ो। ये क्या था हमारा? ये था हमारा लक्षित, कि टारगेटेड कितना था? तो इतना था। ठीक है, और आपने अचीव कितना किया? ठीक है, इन दोनों को मिला करके, क्योंकि इसका ब्रेकअप हमारे पास नहीं है तो दोनों को मिक्स ही करना पड़ेगा आपको। चलो, आई होप कि ये वाला पार्ट आपका हो गया। साइड प्लीज, चलो साइड भी हो गए। तो अब जबकि हमने इतना कर लिया, तो अब हम रेडी हैं न्यूक्लियर को देखने के लिए। और बाकी का जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो फील्ड है वो अब एनवायरमेंट में आएगा। और जिन लोगों ने एनवायरमेंट मेरे साथ पहले कर रखा है तो आप याद करिएगा कि वहां पर हमने रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया के क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ था। और फिर जब दोबारा आपके बैच में, बैच 2 में जब एनवायरमेंट शुरू होगा, तो फिर हम लोग वापस आएंगे पवन ऊर्जा पर और सौर ऊर्जा के फील्ड पे।
और वहां पर हम सोलर अलायंस वगैरह देखेंगे और इस फील्ड को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है। तो यहां तक अब हमारा क्लियर है। अरे ये 10 + 5 15 वाली बात नहीं है, ये अर्जित कितना किया है वो हम कह रहे हैं। तो यहां पे 1 गीगावाट ज्यादा हमने हासिल किया है और यहां पर 17 गीगावाट पीछे हैं और यहां पर 33 गीगावाट पीछे हैं। इज इट क्लियर? नीचे जो लिखा है वो वास्तव में हमने कितना हासिल किया वो है, और यहां पर हमारा टारगेट कितना था। 2022 के लिए भारत के क्या लक्ष्य थे? तो लक्ष्य ये थे और हासिल ये किया। अर्जित का मतलब क्या होता है? जो कि आपने हासिल किया हो, दैट इज व्हाट, दैट इज अर्जित। क्लियर क्लियर क्लियर। हाइडल और टाइडल एक है? अरे नहीं, टाइडल जो होता है वो समुद्रों से हमें टाइडल एनर्जी मिलती है, उसकी बात हो रही है। चल अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर। परमाणु ऊर्जा, और इसको हम ज्यादा अगर एक्यूरेटली बोलें तो इसको हम नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में अगर हम देखें तो परमाणु ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। 400 गीगावाट से ज्यादा की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है और परमाणु ऊर्जा का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7 गीगावाट से भी कम है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो सकता है। वाकई में ये होगा कि नहीं ये समय ही बताएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज बताएंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो परमाणु ऊर्जा है क्या बेसिकली? तो परमाणुओं के न्यूक्लियस में, स्कूल के दिनों में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये पता होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन छोड़ के सब पे लागू होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है न्यूक्लियस में, लेकिन हाइड्रोजन के जो दूसरे समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं, उसमें 1 या 2 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। 1 न्यूट्रॉन हो तब उसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, क्योंकि उसका जो परमाणु मास है, एटॉमिक मास है, वो 2 हो जाता है, इसलिए उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और जिसमें 1 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन होंगे तो उसको हम ट्रीटियम का नाम देते हैं, है ना। तो एटम के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ही न्यूक्लियस में एक फिक्स संख्या में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या वही होगी, प्रोटॉन का नंबर वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से अधिक भी हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम नहीं होता। अब प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक यूनिट है, न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको व्यावहारिक इस्तेमाल में हम 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कई सारे प्रोटॉन, अगर कोई बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है तो कई सारे प्रोटॉन, और उतनी ही संख्या में या उससे बड़ी संख्या में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और बहुत छोटे से स्पेस में, बहुत ही छोटे से स्पेस में, लेकिन बहुत ही स्टेबल तरीके से, बड़े टाइट तरीके से ये न्यूट्रॉन बैठे होते हैं वहां पे, बड़े ही टाइट तरीके से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने टाइटली एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं कि आप हैरत में पड़ जाओगे। पहली जो आश्चर्यजनक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इतना चिपक के कैसे बैठे हुए?
इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या न्यूक्लियर फोर्सेस। ये फोर्सेस तब लागू होते हैं जब दो पार्टिकल बेहद करीब होते हैं, जैसे कि एटम के न्यूक्लियस में, तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते आते हैं कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, जो कि बिल्कुल सही है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन कब? जब रूल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन पर अप्लाई होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो रूल हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूल अप्लाई होंगे तब ना। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है किसी भी एटम का कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूल, ठीक है ना, उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से एक साथ जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस इतने स्टेबल, इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े होने के बावजूद जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, बड़े, जैसे कि मान लो यूरेनियम का न्यूक्लियस, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं, वो एटॉमिक नंबर है 92। और यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसको हम कहते हैं यूरेनियम 235। तो 235 इसका एटॉमिक मास है, और 92 इसमें प्रोटॉन की संख्या है जो एटॉमिक नंबर है। ये बिल्कुल स्कूल के दिनों वाली बात है, ठीक है। तो इस यूरेनियम में सोचो कि 92 तो प्रोटॉन है, और 235 माइनस 92, ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास टोटल न्यूट्रॉन। तो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। ये बड़ा न्यूक्लियस होने की वजह से इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। और याद रखिएगा कि एटॉमिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, जितना छोटा न्यूक्लियस होगा उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जैसे ही यूरेनियम का न्यूक्लियस इतना बड़ा हुआ, तो हमारे एटॉमिक फोर्सेस थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जितने स्ट्रॉन्ग शायद ये हीलियम में थे, या छोटे छोटे जितने हमारे एलिमेंट हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने स्टेबल यहां थे उतने स्टेबल वहां नहीं रहते। तो नेचुरली भी ये ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन मोस्टली नेचर में अगर ये ब्रेक करेगा तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है गामा रे, एक्स रे वगैरह के रूप में। गामा रे में बहुत एनर्जी होती है, एक्स रे में उससे कम एनर्जी होती है। लेकिन अगर हम मैनुअली इसको ब्रेक कराना चाहें तो कुछ नहीं करना है, एक न्यूट्रॉन से एक प्रहार करना है, बस एक न्यूट्रॉन से इस न्यूक्लियस को हिट करना है, और ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। इस पूरी घटना को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस टूटा तो दो एलिमेंट निकले, एक है बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 56, और दूसरा है क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर है 36। तो वो लगा, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ, रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस रहेगा, ठीक है। रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस रहेगा, चाहे वो प्रोटॉन का नंबर हो या न्यूट्रॉन का नंबर हो, लेकिन वो ऑन पेपर बैलेंस होता है। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो रिएक्शन ऑन पेपर बैलेंस होता है। वास्तविकता में अगर आप बहुत सेंसिटिव उपकरण लगा करके, बहुत संवेदनशील उपकरण लगा करके जब आप एग्जामिन करोगे, तो आप देखोगे कि एक बहुत छोटे मात्रा में, बहुत 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 छोटे मात्रा में थोड़ा सा मास डिसअपियर हो गया है। क्या हुआ है? थोड़ा सा मास डिसअपियर हो गया है। तो ये मास कहां चला गया? ये मास बदल गया एनर्जी में। ये मास बदल गया एनर्जी में। और आइंस्टाइन के रिलेटिविटी प्रिंसिपल में आइंस्टाइन ने बहुत पहले कहा था कि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा, बिल्कुल ऑन पेपर ये समीकरण बैलेंस्ड है। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, जिसका एटॉमिक मास 235 है, उस पर एक न्यूट्रॉन से आपने प्रहार कर दिया, और उसके बाद 56
एटॉमिक नंबर वाला बेरियम बना जिसका मास है 141 और 36 एटॉमिक मास वाला हमारा क्रिप्टन बना जिसका है 92 और 3 न्यूट्रॉन निकल गए। पूरा रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन जब आप बहुत ही संवेदनशील उपकरणों से जांच करेंगे तो बहुत छोटे मात्रा में, ये तो ऐसे दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट में एनर्जी लूज हुई है। एनर्जी लूज नहीं हुई, मास लूज हुआ है। तो वो मास लूज होके कहां चला गया? हवा में तो नहीं उड़ गया होगा, वो एनर्जी में तब्दील हो गया। और अगर आप में से किसी ने भी वो रिलेटिविटी का इक्वेशन पढ़ा होगा, अभी लिखिएगा मत। E is equal to mc square. E is energy is equal to mass into C क्या है? C है लाइट का वेग, ठीक है? तो दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है लाइट का वेग, उसका स्क्वायर कर दो। अब सोच के देखो कि ये कितना हो जाता है। सोच के देखो, समझ रहे हो? इसकी वजह से बहुत छोटे से छोटे क्वांटिटी में भी अगर मास का लॉस हुआ तो उससे रिलीज होने वाली एनर्जी एनॉर्मस होगी। एक ही शब्द है, एनॉर्मस। बिग नहीं, मेजर नहीं, एनॉर्मस, बहुत मैसिव एनर्जी। और यही सीक्रेट होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी दुनिया के पास है और दुनिया जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियस को तोड़ने की। और जो न्यूक्लियस को तोड़ने वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसमें दो तरह के फ्यूल चलते हैं। यूरेनियम चलता है 235 एटॉमिक मास वाला, और दूसरा प्लूटोनियम चलता है 242 वाला। लेकिन ज्यादा पॉपुलर हमारा यूरेनियम है पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो सिर्फ यूरेनियम 235 वाले ही रिएक्टर लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं फिजन रिएक्शन या नाभिकीय विखंडन। लिखवाऊंगा, लेकिन अभी ये स्टोरी समझो पहले। नाभिकीय विखंडन। अब एक दूसरा भी तरीका है, अभी मुझे पता है चैट भर जाएगा। नाभिकीय विगलन, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। मुमकिन है ये भी, जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज करके हीलियम बना देंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, राइट? इसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन होता है, नेचर में भी होता है, मैनमेड भी होता है, लेकिन कंट्रोल कैसे किया जाए, ये हमारा करोड़ों डॉलर का सवाल है। तो यहां पे क्या होगा कि दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, ठीक है, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस यूनाइट होकर के एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और एक जो हीलियम का हमारा न्यूक्लियस बनेगा, तो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। इसमें जो मास का लॉस हुआ, जैसे फिजन में मास का लॉस होता है, यहां भी मास का लॉस होता है। पेपर पे वो एकदम से, पेपर पे एकदम से बैलेंस्ड इक्वेशन, खूबसूरत इक्वेशन दिखेगा। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, एक मिनट रुको, ये देखो, एक मिनट रुक जाइए बस। ये आप थोड़ा सा देखो, इसको आप खुद से समझ जाएंगे। बस, ये ऑन पेपर कितनी खूबसूरती से बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा। ये देखो, ये क्या है?
ड्यूटेरियम प्लस ट्रीटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या होता है? एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। तो ये देखो ड्यूटेरियम है आपका, ये वाला ड्यूटेरियम है, और ग्रीन में न्यूट्रॉन है, और ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं, या शायद आपके स्क्रीन पे जो रेड दिख रहा होगा, वो है प्रोटॉन। और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन एक ही होगा। तो इसी वजह से प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर है। तो चाहे वो हाइड्रोजन हो सिंपल वाला, या वो ड्यूटेरियम हो, या वो ट्रीटियम हो, एटॉमिक नंबर तो सबका 1 ही रहेगा, क्योंकि आपके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, राइट। लेकिन इसके पास 2 न्यूट्रॉन है, इसके पास एक न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास 2 होगा, इसका एटॉमिक मास 3 होगा, करेक्ट। दोनों को फ्यूज करा दो, तो थोड़ी देर के लिए ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, अनस्टेबल होता है, और ये एक इंटरमीडिएट होता है, लेस देन अ पिकोसेकंड। पिकोसेकंड इज 10 to the power -12, मतलब कि 1 सेकंड के मिलियन से बिलियन से भी छोटे हिस्से में ये टूटेगा, एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा, और एक हीलियम के न्यूक्लियस में आप देखते हैं क्या? हीलियम के न्यूक्लियस में आप देखते हैं यहां पे कि 2 न्यूट्रॉन है ग्रीन वाले और 2 प्रोटॉन है रेड वाले। तो ऑन पेपर तो ये एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखो टोटल इस रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन दिखते हैं हमें? 1 2 3, तो यहां भी 3 है, 1 2 3। कितने प्रोटॉन दिख रहे हैं? 1 and 2, तो यहां पे कितने? 1 and 2, 1 and 2। तो पूरा का पूरा बैलेंस है, 3 न्यूट्रॉन बैलेंस है, 2 प्रोटॉन बैलेंस है, लेकिन फिर भी यहां पे जो एक्चुअल मास का लॉस हुआ है, वो एक्चुअल मास का लॉस फिजन से ज्यादा हुआ है। यहां पे एक्चुअल मास का लॉस फिजन से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। लेकिन चूंकि मास का लॉस अगर थोड़ा भी ज्यादा हो, और उसको आप 3 × 10⁸ 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कई गुना ज्यादा मास का लॉस, कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्यूजन के रिएक्शन में, फिजन के रिएक्शन से लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मान के चलो कि 100 टाइम्स तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, तो अप टू 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि हम बता रहे थे कि नेचर में भी होता है। नेचर में कहा? सन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज कर करके हीलियम बना रहे हैं, वही सन की सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैन मेड भी है क्या? है ना, हाइड्रोजन बम हमने बनाया, डिफेंस में करेंगे। तो हाइड्रोजन बम बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, और हाइड्रोजन बम नॉर्मल एटॉमिक बॉम्ब के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सो दोनों ही एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। लेकिन इस फ्यूजन को कंट्रोल तरीके से कैसे कराया जाए, इसे कंट्रोल तरीके से एनर्जी कैसे निकाली जाए, ये सारे जो मसले हैं, उन पर अभी दुनिया के साइंटिस्ट कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। और इस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है आइटर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कि अभी एक्सपेरिमेंट के लिए ये रिएक्टर फ्रांस में एस्टैब्लिश किया गया है, एक्सपेरिमेंट के लिए। और इसमें कंट्रीज फाइनेंशियल फंडिंग दे रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंडिया भी इसमें एक टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर है। यहां पे छोटी छोटी एक्सपेरिमेंटल सफलताएं हाथ लग रही हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे कराना है पता है, नहीं पता होता तो बम कैसे बनाते। और आपको शायद पता हो ना हो, इंडिया भी 1998 में एटॉमिक बॉम्ब के साथ हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण कर चुका है। तो इंडिया को भी पता है न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे कराना है। यहां पे मसला यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल तरीके से रिएक्टर में कैसे कराना है, अनकंट्रोल तरीके से कैसे कराना है, और उससे बम कैसे बनाना है, वो क्लियर है। इंडिया ने टेस्ट भी कर लिया। लेकिन जो नहीं पता है वो यही नहीं पता कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, और वो दुनिया में किसी को नहीं पता। छोटे लेवल पे तो पता चल जाता है
बड़े लेवल पे इसको कैसे स्केल किया जाए, इसी के लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। तो थियोरेटिकली आप मान के चलिए कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के दो सोर्सेज में से एक सोर्स कायदे से दुनिया के हर एक कंट्री में जो अपने आप को थोड़ा सा डेवलप्ड और सक्षम समझते हैं और हैं भी, हर एक कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो दूसरे वाला है, फ्यूजन है, वो अंडर डेवलपमेंट है। जिस दिन फ्यूजन का इक्वेशन वर्ल्ड ने सॉल्व कर लिया, उस दिन वर्ल्ड एनर्जी सिक्योर हो जाएगा। और एनर्जी सिक्योर ही नहीं होगा आपका वर्ल्ड जो है वो अपने क्लीनेस्ट पॉसिबल एनर्जी सोर्स को हासिल कर लेगा। उसके बाद वर्ल्ड को कुछ नहीं चाहिए, कोई हाइड्रोजन फ्यूल नहीं चाहिए, कोई जल विद्युत परियोजना नहीं चाहिए। कोयला क्या है, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। कोयला क्या होता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यूरेनियम क्या होता है, ये तो बड़ा हैजार्डस है, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। यकीन करिएगा जब हो, लेकिन जब आएगी तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड के उन चंद कंट्रीज में जहां पे ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले पहुंचेगी, उसमें हमारा इंडिया भी होगा, क्योंकि हम डे वन से इस प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजिकल पार्टनर में से शामिल हैं। करेक्ट। और इसके टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ऐसे छोटे मोटे कंट्री नहीं है। जिन कंट्रीज को अपने साइंटिफिक मामलों पर कॉन्फिडेंस है, हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। और इंडिया उस मामले में सिर्फ एक मैच्योर स्पेस पावर नहीं है, एक मैच्योर न्यूक्लियर पावर भी है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके कि तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडिया टेक्नोलॉजी के कई फील्ड्स में वर्ल्ड के टॉप लीडिंग नेशंस में से एक है। प्रॉब्लम्स कम नहीं हमारे कंट्री में, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बाढ़ है हमारे कंट्री में, लेकिन बावजूद उसके हम जो हैं कुछ मामलों में बहुत आगे निकले हैं। तो उनमें से हमारा एटॉमिक एनर्जी एक है। एक यहां पे एक लाइन की फिलोसॉफिकल बात कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक लाइन की फिलोसॉफिकल बात कहते हैं, गौर कीजिएगा। मुझसे हमेशा लोग ये बात कहते थे और हमेशा मेरा जवाब यही होता था। तो कहानी थोड़ी ऐसी है कि आदमी हमेशा लाइफ में कुछ ऐसे काम करता है जिसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ कुछ हल्के फुल्के काम भी करता है। हल्के फुल्के काम मतलब जिससे कि आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट था तो कहीं ना कहीं एक दबाव होता था अपने ग्रुप के दोस्तों से भी, फिर अपने सीनियर से भी। ये दबाव होता था कि हमेशा पढ़ते रहो, तुम्हें अच्छा करना है, वगैरह वगैरह। तो वो दबाव मुझ पे भी था। मुझे पेपर और मैगजीन पढ़ने का शौक था। किसी दिन मैंने बताया भी था कि मैं 5th स्टैंडर्ड से पेपर के पन्ने पलटता रहा हूं, और उस समय जितनी समझ में आती थी उतना ही सही, लेकिन पढ़ता रहा हूं। और जैसे जैसे वक्त बीता समझ भी बढ़ती गई, और पेपर के प्रति, न्यूज़पेपर के प्रति मेरा लगाव भी बढ़ता रहा। मैगजीन्स भी भर भर के मैं पढ़ता रहा, और अभी भी पढ़ता हूं। कॉलेज में गया तो कुछ और चीजों में रुचि हुई, जैसे कि थिएटर में, एक्टिंग में नहीं, थिएटर देखने में, और थिएटर के जरिए फिल्मों में। तो कई लोग मुझे ये कहते थे कि अरे पहले अपने सिलेबस को पूरा कर लो, फिर जितना मैगजीन पढ़ना है, जितना दूसरा बुक पढ़ना है, पढ़ लेना। अब यहां पे दो बात मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि वो बचपन से पेपर और मैगजीन पढ़ने की जो आदत डली ना, वो मैं बता नहीं सकता हूं कि आज मेरे एक यूजफुल टीचर होने के पीछे उसकी कितनी अहम भूमिका है। तभी उस दिन मैं कह रहा था कि आप लोग नोट्स बना पाओ या नहीं बना पाओ, अगर आप सिविल सर्विस को लेकर सीरियस हो तो रोज पेपर पढ़ना एक अपनी आदत बना लो। नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा,
नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन पढ़ने की आदत डाल लो। दूसरी बात जो उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं हमेशा उनको ये एग्जाम्पल देता था कि अगर इंडिया यही सोचता रहता कि पहले गरीबी को दूर कर लें, पहले अशिक्षा को दूर कर लें, रोजगार की पूरी समस्या का हम उन्मूलन कर लें, बढ़ती जनसंख्या पर हम नियंत्रण पा लें, तब जाकर के हम स्पेस पे काम करेंगे, तब जाकर के हम परमाणु ऊर्जा पे काम करेंगे, तो यकीन करो इंडिया आज भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बिगनर रहता और स्पेस के क्षेत्र में इंडिया की हालत पाकिस्तान नेपाल की होती। क्योंकि गरीबी की समस्या आज भी दूर नहीं हुई है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आज भी बने हुए हैं, अशिक्षा आज भी है, रोजगार की का समीकरण दुनिया में कोई कंट्री नहीं सॉल्व कर पाया है। नॉर्वे फिनलैंड जैसे कंट्री नहीं कर पाए हैं। अमेरिका तो खैर बहुत पीछे है इनसे, लेकिन नॉर्वे फिनलैंड जैसे कंट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हैं। तो क्या उनके साथ आप जी सकते हैं? क्या उन पे काम करते हुए क्या आप कुछ और कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर कल को कोई कहे कि अरे पढ़ लो तब जाकर के पेपर पढ़ना, पढ़ लो तब जाके मैगजीन पढ़ना, पढ़ लो तब जाकर के एक दो पिक्चर देखना, ठीक है, तो आप हमेशा कह सकते हैं कि हम अपने सिविल्स की तैयारी के साथ साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं। हमारे कंट्री ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज हम आईटी के सुपर पावर नहीं होते, आज हम स्पेस में एक सुपर पावर नहीं होते, आज डिफेंस के बहुत मामलों में हम इतने ऑटोनोमस नहीं होते, न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम कहीं नहीं पहुंचे होते। तो उनके साथ उन पे काम करना सीखो और उनके साथ कुछ और भी करना सीखो। दैट इज हाउ लाइफ प्रोग्रेसेस, दैट इज हाउ सोसाइटी एंड नेशन प्रोग्रेस। वापस आ जाओ मुद्दे की बात पे। ऐसे ये भी कम मुद्दे की बात नहीं थी, लेकिन चलो वापस आ जाओ। तो वापस आते हुए तो दो हमारे पास हैं, और याद रखिएगा कि जिस दिन फ्यूजन बनेगा इंडिया विल बी वन ऑफ द अर्लीस्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दोनों का साइंटिफिक कोर क्या है अब हमें पता चल गया है कि चाहे एक न्यूक्लियस का फिजन हो, विखंडन हो, या दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, दोनों ही केसेस में हालांकि समीकरण बैलेंस होता है, लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे क्या, दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी क्वांटिटी में मास का लॉस होता है, जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। और वही जो लॉस्ट मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस समीकरण के हिसाब से। क्योंकि इस समीकरण में मास को हम लाइट की वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत छोटे मास का भी एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। देयरफॉर एनर्जी के जितने रिसोर्सेज पता हैं जहां पर किसी न किसी तरीके के ईंधन की जरूरत पड़ती है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी से कम ईंधन से उतनी ज्यादा एनर्जी किसी और सोर्स से नहीं आती। न्यूक्लियर एनर्जी में जितने छोटे ईंधन, जितने कम क्वांटिटी में जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको इस्तेमाल करते हुए जितनी बड़ी क्वांटिटी में आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है कि आप दुनिया के किसी भी और रिसोर्स से हासिल कर पाए। दैट इज इम्पॉसिबल। और जिस दिन फ्यूजन हो गया उस दिन तो आप समझ लीजिए कि अर्थ पे आप वो कर दिखाएंगे जो सन पे पता नहीं कब से चल रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर। सर मास क्या है? ठीक है, विकास कुमार कह रहे समस्तीपुर बिहार से कौन कौन है? चुनाव लड़ना है विकास आपको? चैट बंद करवा देंगे, एक बार बोल रहे हैं मतलब। और एक चीज याद रखना, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो इसलिए मैं डांट के छोड़ देता हूं। अगर कोई बड़ा होता तो चैट अभी तक बंद हो गया होता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता है, और आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने सहपाठियों को और मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जिनको समस्तीपुर से चुनाव लड़ना है वो पूछ ले जाकर के, ठीक है। मैगजीन वैगजीन की बात बाद में होगी, अभी नहीं होगी। अभी पहले न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लो। चल।
लिखना शुरू करो। काफी कहानी और काफी समझने का सिलसिला चल चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु की नाभिकीय ठीक है, तो परमाणु के नाभिकीय अभिक्रियाओं से विमुक्त ऊर्जा को आप नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कि एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ एन एटम। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जो कि अगले बोर्ड के पेज पे हम लिखेंगे, फिजन और फ्यूजन, और फिर उसके बाद हम थोड़े इक्वेशन वगैरह में आएंगे। बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए, वजह कि कभी कोई प्रीलिम में अनायास आपसे पूछ ले तो बिना तैयारी के वो आपको ना पाए। देखो, टीम से आ गया, डियर स्टूडेंट्स, वी नोटेड योर कंसर्न regarding the video quality. Team is working on it and we will introduce this feature soon. हो गई बात, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट टीम के लोग जब एक्टिव हैं तो ये भी हम बोल दें कि जरा नजर रखिएगा, जो बच्चे इधर उधर चुनाव लड़ने वाले हैं और पूछते रहते हैं कि समस्तीपुर से कौन है, भागलपुर से कौन है, बिजनौर से कौन है, तो प्लीज जरा उन पे भी नजर रखिएगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर पूछने का फोरम है, यहाँ पे व्यक्तिगत चैट कराइएगा तो ये क्लास नहीं रह जाएगी, फिर ये नुक्कड़ वाला फील आएगा, है ना। चलो, तो न्यूक्लियर एनर्जी ये है। टू टाइप्स, दो प्रकार। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इंग्लिश में हम डिक्टेट कर देंगे। इंग्लिश में डिक्टेट करने का वक्त आ गया। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं,
इंग्लिश में जो बच्चे डिक्टेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप न्यूक्लियर फिजन पे लिखेंगे, ठीक है। हालांकि हिंदी में मैंने पहले यहां लिखा फिर यहां आया, लेकिन इंग्लिश में बच्चे पहले न्यूक्लियर फिजन से डिक्टेशन लिखेंगे। मैं बोर्ड के सामने से हटा हुआ हूं सो दैट कि आप लोग आराम से, जो लोग इसको कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी कर लें। इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज लिख लें फिजन के बारे में। क्रिएशन ऑफ टू स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियाई, creation of two smaller atomic nuclei by fission of a larger nucleus, by fission of a larger nucleus. अब इसके बारे में लिखिएगा, फ्यूजन के बारे में। Creation of a larger atomic nucleus, creation of a larger atomic nucleus by fusion of two smaller nuclei, by fusion of two smaller nuclei. ये जो दूसरे वाला बोल रहे हैं वो फ्यूजन का बोल रहे हैं। क्रिएशन ऑफ अ लार्जर एटॉमिक न्यूक्लियस, क्रिएशन ऑफ अ लार्जर एटॉमिक न्यूक्लियस बाय फ्यूजन ऑफ टू स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियाई, बाय फ्यूजन ऑफ टू स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब हम आते हैं इसके साइंटिफिक बेस पर, इसके वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है। तो वैज्ञानिक आधार का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, मैं इसको डिक्टेट करूंगा लेकिन मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि सबसे पहला जो आधार है वो ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम स्पेस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के सहारे एसोसिएटेड होते हैं और एटॉमिक न्यूक्लियस को बनाते हैं। अगर किसी वजह से न्यूक्लियस के इस स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, और दो ही तरह की तब्दीली आएगी, पहला कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ जाएं, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये जो एसोसिएशन है ये ब्रेक हो जाए। अगर इसमें कोई भी तब्दीली आती है तो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फोर्स है वो रिलीज होता है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स है ये रिलीज होने का जो मेन अंडरलाइंग रीजन होता है कि चाहे वो न्यूक्लियर का विखंडन हो, फिजन हो, या फिर वो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, दोनों ही केसेस में एक बहुत छोटे क्वांटिटी में मास का डिफेक्ट आता है, बहुत छोटे से क्वांटिटी में मास का लॉस होता है। मास मतलब कि आपके अंदर मैटर जो था ओरिजिनली वो बहुत छोटे क्वांटिटी में उसका लॉस होता है। और रिलेटिविटी के समीकरण के हिसाब से E इज इक्वल टू mc², रिलेटिविटी के समीकरण के हिसाब से मास का एक बहुत छोटा लॉस भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज करेगा, और यही होती है एटॉमिक एनर्जी। अब एटॉमिक फिजन या फ्यूजन दोनों ही बहुत मुश्किल रिएक्शन है, लेकिन अगर एटॉमिक न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में उसका न्यूक्लियस ब्रेक करना आसान होता है। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनका न्यूक्लियस ब्रेक करना अपेक्षाकृत आसान है। बस उस पर एक न्यूट्रॉन से आप प्रहार कीजिए और वो ब्रेक हो जाता है। न्यूट्रॉन एक ठीक ठाक एनर्जी लेके जाएगा, स्ट्राइक करेगा और उससे वो ब्रेक होती है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, समझ रहे? तो इस तरह से फिजन फिर भी आसान है, फिजन को कंट्रोल करना भी आसान है। फ्यूजन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है। अब सवाल उठ रहा होगा मन में, हाई मतलब कितना हाई? आप यकीन करेंगे कुछ 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे
कल्पना करो कुछ 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आप सोचोगे कि करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या इंटैक्ट रहेगा, क्या क्या ऐसा चीज है जो करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड को भी टच करेगा। ये जो करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो मामले हैं ये प्लाज्मा के लेवल पर अचीव होता है। जब हम हाइड्रोजन बम की बनावट डिफेंस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जनरेट किया जाता है फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। तो जो हाइड्रोजन बम होते हैं ना, जो फ्यूजन वाले बम होते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक मिनी फ्यूजन बम को पहले ब्लास्ट किया जाता है अंदर ही। और वो मिनी फ्यूजन बम जब ब्लास्ट होता है ना, तब उतने छोटे से एरिया में करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्विकली राइज होता है और वो कराएगा फ्यूजन, और जिस फ्यूजन से निकलेगी 1000 गुना ज्यादा एनर्जी, और तब उसका डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी आप देखें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्यूजन से ज्यादा मुश्किल रिएक्शन है और इसीलिए फ्यूजन पे अभी तक हम काम कर रहे हैं कि कैसे व्यवहारिक रूप से फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको इंग्लिश और हिंदी में हम डिक्टेट कर देंगे या एक फ्लो चार्ट ही बना देते हैं, आप लोग फ्लो चार्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स and neutrons are held together by a strong nuclear forces. एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण साथ साथ होते हैं या साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। मतलब अगले पेज पे जारी है, आप सेम पेज पर उसके नीचे एक एरो मार दीजिए ताकि हम अगला पॉइंट को लिख सकें यहीं पे। अब इसके बाद क्या होता है, ये आप लोगों ने लिख लिया, डन बताइए तो। डन, ठीक है, ठीक है, डन, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चल नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ऐसे एरो देकर के लिखो। एनी डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। नाभिकीय संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो विखंडन हो, दैट इज फिजन, या वो फ्यूजन हो, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में रिलीज ऑफ
a large quantity of energy. एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है ना? बहुत बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होगी। और वो ऊर्जा क्या होती है? एक्चुअली वही स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस होती है जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के जरिए मास डिफेक्ट के थ्रू क्रिएट होती है, ठीक है? तो एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। और इसका कारण क्या है? रीजन, देयर इज ऑलवेज a mass defect, that is loss of mass in nuclear fission और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है? तो ये इसका रीजन है। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में ये सब आप लोग समझ चुके हैं। चाहे वो फिजन हो या फ्यूजन हो। मास डिफेक्ट को हम कहते हैं द्रव्यमान दोष, मतलब कि ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे वो फ्यूजन हो या फिजन हो, किसी भी तरह का ये रिएक्शन होगा तो उसमें द्रव्यमान दोष सदैव पाया जाएगा, हमेशा ये मौजूद होगा, ठीक है? और जो भी हमारा क्षय द्रव्यमान है, मतलब कि लॉस्ट मास है, वो क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ऊर्जा में परिवर्तित। और ऊर्जा में जो ये परिवर्तित होगा, ये कैसे होगा? ये ऊर्जा में जो परिवर्तित होगा ये होगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के समीकरण से। और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के समीकरण से हमें यह पता चलता है देयरफॉर अत्यंत कम द्रव्यमान क्षय से भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्ग, enormous quantity of
of energy released ठीक है, enormous quantity of energy released after even a small mass defect. आप किसी भी चीज में, ठीक है, लाइट के स्पीड को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो तो सोचो कि कितना छोटा भी मास डिफेक्ट कितना बड़ा उसका आउटकम होगा। अब ये आप नोट कर लो, डन कर दो। ये साइंटिफिक बेसिस आपका हो गया जो कि आपको जानना चाहिए प्रीलिम के लिए। मेंस में इससे सवाल नहीं आएगा, लेकिन प्रीलिम के लिए यू नीड टू नो। चलो, फ्यूजन के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, फ्यूजन पे अभी तो ये साइंटिफिक बेसिस हो रहा है ना। अब आ जाओ, mass defect smaller in fission reactions. विखंडन अभिक्रियाओं में मास डिफेक्ट थोड़ा कम होता है। And a little more in fusion reactions. A little more in fusion reactions. मतलब संलयन की अभिक्रियाओं में अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक नहीं, थोड़ा ही अधिक। इसलिए about 1000 times greater energy release. लगभग 1000 times अधिक ऊर्जा का उत्सर्ग। डन। तो अब कुछ चीजें पता चल गई, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में भी उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि क्यों हाइड्रोजन बम ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल, विखंडन के रिएक्शन का पहला एग्जांपल। यहां पे हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? यूरेनियम 235 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो एटॉमिक मास यहां लिखा जाता है
और एटॉमिक नंबर यहां लिखा जाता है। ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर आप यहां लिखेंगे, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं एटम में। वही एटॉमिक नंबर है जो कि किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। हालांकि सेम नंबर इलेक्ट्रॉन का भी होगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन कई बार अपने ऑर्बिटल से लॉस हो जाते हैं जब वो एटम का आयनाइजेशन होता है, या कई बार इलेक्ट्रॉन गेन भी किया जाता है, तो उस केस में नेगेटिव आयन बनता है उस एटम का। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर स्टेबल नहीं है इन ऑल द केसेस, लेकिन प्रोटॉन का नंबर स्टेबल होता है। इसलिए प्रोटॉन के नंबर से हम एटॉमिक नंबर जानते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर वो हमारा एटम अनआयनाइज्ड है, अगर वो आयनीकृत नहीं है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बिल्कुल सेम होगा। तो अब क्या होता है, इस यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं, तो न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से लिखते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 एटॉमिक यूनिट होता है। और इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 0। न्यूट्रॉन है ना, ये कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ये 0 होगा। तो ये हो गया हमारा 0। तो बेसिकली हमने क्या किया कि यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन का हमने प्रहार किया। तो मास कितना आप देख रहे हैं? मास देख रहे हैं 235 प्लस 1। 235 प्लस 1 का मतलब हो गया कि 236 मास आप देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इससे बनता है सबसे पहले हमारा बेरियम। ठीक है, सबसे पहला, अब ये ब्रेक हो गया है, तो सबसे पहले बनता है बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर जो है 56 है, और एटॉमिक मास है 141। तो बेरियम का एटॉमिक मास हो गया 141, और इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 56। दूसरा बनता है क्रिप्टन। दूसरा है ये हमारा क्रिप्टन। क्रिप्टन का जो एटॉमिक मास है वो है 92। अब जब आप टोटल करो तो अभी भी 3 एटॉमिक मास आपको कम दिख रहा होगा। ठीक है, ये 233 हुआ, 141 प्लस 92, 233 हुआ। क्योंकि यहां पे हम 236 पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये 233 हुआ। बाकी ये 92 एटॉमिक नंबर आपका मैच हो चुका है, 56 36। तो एटॉमिक नंबर मैच हो गया है, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है बेसिकली कि 3 न्यूट्रॉन यहां से फ्री हो रहे हैं। अब हो गया आपका 236, आपका एटॉमिक नंबर भी मैच कर गया, 56 प्लस 36 92। आपका एटॉमिक मास भी मैच कर गया, 141 प्लस 92 233 प्लस 3 236। तो ऑन पेपर क्या है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन बहुत सुंदर से, बहुत ही सुंदर से बैलेंस्ड रिएक्शन है। लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? अगर दुनिया के सबसे सेंसिटिव उपकरणों से आप इसकी जांच करेंगे, नहीं, मास डिफेक्ट था। और उसी मास डिफेक्ट की वजह से एक बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया में लगभग 99% जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वहां पे यूरेनियम की यही रिएक्शन चल रही है। बहुत कम न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जहां पे प्लूटोनियम 242 यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इंडिया के 7% न्यूक्लियर रिएक्टर में ये रिएक्शन हमारा चल रहा है। क्लियर? सर बेरियम और क्रिप्टन कहां से आया? अरे यही यूरेनियम ब्रेक हुआ है ना, तो एक 56 एटॉमिक नंबर वाला कुछ बना और 36 एटॉमिक नंबर वाला बना। पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो देखोगे कि 56 पे बेरियम बैठा हुआ है, 36 पर क्रिप्टन बैठा हुआ है, वहां से आया, पीरियोडिक टेबल से आया। सर ये 12th में पढ़ा था। 12th में इसलिए पढ़ा था ना क्योंकि साइंस था, और जो बच्चे साइंस नहीं पढ़े उनका क्या, तो उनके लिए बताना पड़ेगा ना। कुबेर मेवाड़ी कह रहे हैं कि सर ग्राफीन इसका सोर्स हो सकता है क्या? रहने दो, अभी जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम लोग ग्राफीन के बारे में टच करेंगे। फिलहाल इतना ही बता दें, नहीं नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? फ्यूजन का रिएक्शन हो गया। अब एक फ्यूजन का रिएक्शन हम लोग देख लें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे हम लेते हैं
ये क्या है? ये है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा एक रहेगा। क्यों एक रहेगा? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पर इसका एटॉमिक मास 2 है, क्योंकि एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन है यहां पे। ये क्या है? ट्रीटियम है। एटॉमिक मास अभी भी एक है। क्यों एक है? क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 न्यूट्रॉन है। और इसके फ्यूजन से क्या बनेगा? हीलियम बनेगा। रिएक्शन बैलेंस देखो, 2 प्रोटॉन के साथ काम कर रहे थे, 1 और 1, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 प्रोटॉन मिल गए। 5 टोटल मास के साथ काम कर रहे थे, 2 यहां पे था और 3 यहां पे है, तो 4 यहां पे है, 1 यहां पे है। तो ये पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन ये फ्यूजन है। यहां पर मास डिफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? फ्यूजन के कंपैरिजन में। इसलिए एनर्जी भी ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ये दोनों रिएक्शन को बहुत बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ याद रखने की जरूरत है। ये 2 रिएक्शन है जिससे कि आपका न्यूक्लियर वेपन भी सॉल्व होगा, और न्यूक्लियर एनर्जी में यही होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। और अगले 10 मिनट में अब आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है, तो अब यहां पर इस टॉपिक को विराम देंगे। और अगली क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? अगली क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, कैसे होमी भाभा ने 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया का बनाया था, और उस 3 स्टेज के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में हम कहां तक पहुंचे हैं, इंडिया के पास क्या क्या विकल्प हैं, इंडिया के पास कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कौन से 23 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वगैरह, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज इतना ही, इजाजत दीजिए। और चूंकि अगली क्लास अब हमारी दशहरे के बाद है, तो विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अपने काम पर लगे रहें, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, और जीवन में जो भी आप अच्छा करने का सोचें उसमें विजय पाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे के बाद मुलाकात होगी। गुड बाय।